नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। असम्बली के बजट इजलास का 24 जुलाई से आगाज़। बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान गर्मा गर्म बहस का इम्कान। बीआरएस के एक और एमएलए कांग्रेस में हुए शामिल। अब तक 8 एमएलएस ने कांग्रेस किया ज्वाइन। दिल्ली लिकर पॉलिसी केस। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी जमानत। फ्लाईओवर का काम मुकम्मिल और इसका इफ्तिताह न करने पर केटीआर ने हुकूमत पर की तनकीद। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसीहुल्लाह खान के बयान को करार दिया बेबुनियाद। हैदराबाद के पुराने शहर में 18 दिन की लड़की को फरोख्त करने वाला बाप और दीगर 2 अफराद गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून-साज असम्बली का बजट इजलास 24 जुलाई से शुरू होगा। सदर नशीन कानून-साज कौंसिल जी सुकेंदर रेड्डी और स्पीकर कानून-साज असम्बली जी प्रसाद ने कल आला ओहदेदारों के साथ इजलास में असम्बली सेशन की तारीखों पर तबादिल ख्याल किया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र और दीगर आला हुक्काम ने इस इजलास में शिरकत की। इजलास में तय किया गया कि बजट सेशन का आगाज़ 24 जुलाई से होगा और दोनों ऐवानों में हुकूमत मालियाती साल 2024-25 का बजट पेश करेगी। इजलास में हुकूमत की 6 ज़मानतों के सिलसिले में अहम ऐलानात की तवक्को की जा रही है। तेलंगाना में रैतु भरोसा स्कीम पर अमल आवारी के सिलसिले में किसानों से राय हासिल करने काबिनी सब कमेटी मुख्तलिफ अजला के दौरे पर है। बताया जाता है कि सब कमेटी की रिपोर्ट पर असम्बली और कौंसिल में मुबाहिस होंगे और नए तरीक़ेकार को खतियत दी जाएगी। इजलास में मुकम्मल बजट पेश करने के इम्कानात है। मरकज़ी हुकूमत 23 जुलाई को मरकज़ी बजट पेश करेगी, जिसमें तेलंगाना के लिए हिस्सेदारी का जायज़ा लेने के बाद 25 से 26 जुलाई को असम्बली में रियासती बजट पेश किया जाएगा। असम्बली में किसानों के क़र्ज़ की माफ़ी, रैतु भरोसा, सरकारी महकमे जात की मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात और मुसाबिक़ती इम्तहानात जैसे मसाइल पर गर्मा गर्म मुबाहिस का इम्कान है। असम्बली के आगाज़ तक बीआरएस के मज़ीद अरकान असम्बली और कौंसिल की कांग्रेस में शमूलियत के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर दोनों ऐवानों में बीआरएस का मौक़िफ़ कमज़ोर हो जाए तो इसे हुकूमत को घेरने में दुश्वारी हो सकती है। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी दोनों ऐवानों में हुकूमत की जानिब से 6 ज़मानतों पर अमल आवारी के मौक़िफ़ को वाज़ेह करेंगे। बीआरएस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीआरएस पार्टी के एक और एमएलए ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। अब तक बीआरएस के 8 एमएलएस कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि आज राजेंद्र नगर के बीआरएस एमएलए प्रकाश गौड़ ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। प्रकाश गौड़ ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह वाक़ जुबली हिल्स में पार्टी का खंडवा पहनकर कांग्रेस में शामिल हो गए, जबकि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और दीगर ने इनका खैर मकदम किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को अबूरी ज़मानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला 3 जजों की बेंच को भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत वाली बेंच ने यह फैसला दिया। बेंच ने 17 मई को अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर अपना फैसला महफूज रखा था। बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता भी शामिल थे। केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर फैसला सुनाया, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के सामने भेज दिया। फ्लाईओवर का तामीरी काम मुकम्मिल होने के बाद इसे आवाम के लिए ना खोलने पर केटीआर ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। केटीआर ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, ऐसा तब होता है जब हमारे पास नाअहल हुकूमत और बेखबर क़ियादत हो। गोपनपल्ली फ्लाईओवर, जिसे बीआरएस हुकूमत ने नल्लाकुंटा, गोपनपल्ली, तिल्लापुर और राजेंद्र नगर के आसपास के बाशिंदों को राहत पहुंचाने के लिए शुरू किया था, कहा, और कुछ महीने पहले इसका काम भी मुकम्मिल हो गया, लेकिन आज तक इसका इफ्तिताह नहीं किया गया। केटीआर ने कहा, क्योंकि वज़ीर-ए-आला दिल्ली में बीआरएस कानून साज़ों को शामिल करने के मसले पर मसरूफ़ है। उन्होंने कहा, कांग्रेस हुकूमत को लगता है कि लोगों की सहूलत से ज़्यादा इनको रेवंत रेड्डी अहम है। केटीआर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस फ्लाईओवर को आवाम के लिए फ़ौरी खोला जाए, वरना लोग ही इसे खुद खोल देंगे।
खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र, जिन्होंने हाल ही में बीआरएस पार्टी से कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की है, ने कहा कि सिर्फ 3 या 4 एमएलएस बीआरएस में बाकी रह जाएंगे और आइंदा कुछ दिनों में तमाम एमएलएस कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। दानम नागेंद्र ने कहा कि कांग्रेस में बहुत आज़ादी है और हर एमएलए वज़रा और इंचार्ज वज़रा से फ़ंड हासिल करने और अपने हलकों के लिए मुख्तलिफ़ प्रोजेक्टों की मंजूरी हासिल करने के लिए मिल सकते हैं। कहा, माजी में बीआरएस हुकूमत में ऐसा कोई निज़ाम नहीं था। बीआरएस पार्टी की जानिब से असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद सेन के ख़िलाफ़ शिकायत पर उन्होंने कहा कि वो भी अदालत से रुजू होंगे। డైరెక్ట్గా వెళ్ళొచ్చు, డైరెక్ట్గా ముఖ్యమంత్రి గారికి విన్నత పత్రం ఇవ్వచ్చు, డిప్యూటీ సీఎంకి ఇవ్వచ్చు, మినిస్టర్లకు ఇవ్వచ్చు, ఎవరికన్నా ఇవ్వచ్చు. వాళ్ళ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ని ఎప్పుడంటే అప్పుడు కలవచ్చు. మరి ఇప్పుడేమో అప్పుడున్న పరిస్థితి అలా లేదు. కాబట్టి ఈరోజు చాలా మంది వస్తున్నారు. ఇంకా రేపు నేను అనుకుంటే ఇంకొక 6 మంది రేపు జాయిన్ అవుతున్నారు. రేపు ఎల్లుండో మొత్తానికి మాత్రం ఈ 15 రోజులలో మొత్తం కూడా మెర్జ్ అయిపోయేది గ్యారంటీ. మిగిలేదు ఒక 2-3 మిగులుతారు. ఆ మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఇక ఏమంటారు, అది ఎటు పోవాలన్నా అటు పోవాలా అని ఆలోచనలు ఉంటారు తప్ప, అయోమయ పరిస్థితుల్లో మిగిలిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు తప్ప, మనస్ఫూర్తిగా ఉండేవాళ్ళు మాత్రం ఎవరు ఉండరు అక్కడ. మనసు అనేవాడు ఉన్నవాడు, ఆత్మగౌరవం ఉన్నవాడు, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉన్నవాడు మాత్రం వాడు ఉండడు. ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నాడు కేటీఆర్ గారు, ఇవాళ పేపర్లో చూశాను. ఏం చెప్తుండంటే, ఈనాడులోనూ ఆంధ్రజ్యోతిలో చూశాను పొద్దున. ఏం చెప్తుండంటే, టీడీపీ లాగా రీజనల్ పార్టీ స్ట్రాంగ్ కావాలంటే టీడీపీ లాగా ఉండాలి అన్నారు. టీడీపీ లాగా ఉంటే అక్కడ పార్టీ ఉన్నటువంటి నాయకుడికి లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఆ పార్టీని ఎట్లా కాపాడుకోవాలని చెప్పి, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఆ పార్టీని కాపాడుకోవడానికి, ఎమ్మెల్యేలు కాపాడడానికి, ఎమ్మెల్యేల మనోధైర్యానికి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చే మర్యాద కానీ, ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చేటువంటి ఇంపార్టెన్సీ కానీ ఇక్కడ ఇచ్చారా మీరు? ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఒక ఇంపార్టెన్సీ ఇచ్చారా? ఒక ఎమ్మెల్యే వస్తే గంటల తరబడి కూర్చోబెట్టి, నీకు ఉన్నటువంటి ఒక కోట్రీ, నీకు ఉన్నటువంటి వీళ్ళని మాత్రమే నువ్వు కేటీఆర్ గారు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ని ఎవడోడో జైల్లోకి పోయిన కూడా తీసుకొచ్చి ఇలా 1000 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించావు. ఎలా ఇచ్చావు? అలాంటి వాళ్ళని పేర్లు మేము తీస్తాం ఒక రోజు. మా దగ్గర మొత్తం ఉన్న చరిత్ర ఉంది. వాడు గుండు శ్రీధర్ గారు ఒకడు ఉన్నాడు, వాడు పని చెప్తాం. వాడు అయిన మొత్తం బేనామీ మొత్తం. అలా చాలా మంది ఉన్నారు, పేర్లు మేము చెప్పుకుంటూ పోతే అందరు పనులు బయట పెడతాను నేను గ్యారంటీగా. విన్నావా? సత్యం రామలింగరాజు గారు, తేజరాజు ఎక్కడుండి ఎంత పొరపాటు చేసి ఎంత చేసి ఎట్లా సంపాదించారు? ఇప్పుడు ఆ రాజేష్ రాజు వీళ్ళందరూ ఎట్లా సంపాదించారు? వీళ్ళందరూ ఎట్లా 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 100 ఎకరాలు 1000 ఎకరాలు ఎట్లా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఎట్లా తీసుకొని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? దేని వల్ల చేయగలుగుతున్నారు? వాళ్ళు కేటీఆర్ అండా చూసుకునే కదా. కాబట్టి వీళ్ళందరికీ మేము తప్పకుండా అవన్నీ మొత్తం చరిత్ర నా దగ్గర ఉంది, బయట పెడతా. ఇలా చరిత్ర అంతా సమయం వచ్చినప్పుడు ఏదో దానం నాగేందర్ మీద యాంటీ డిఫెక్షన్ వేస్తాము. అయ్యవా ఉడొద్దంటు నేను ఏడా వద్దన్నాడు. నేను కూడా కోట్లనే తెలుసుకుంటా. ఉడొద్దంటూ నేను అదే అని నీకు వేసే అధికారం ఉంది. వద్దంటలే, నేను తప్పకుండా నీవు వెయ్యాలి. వేస్తే దానికి జవాబు నేను చెప్పుకోవాలి. కానీ నువ్వు వేసే లోపల నీ పార్టీ ఉంటుందేమో అది చూసుకో ముందుగా. రైట్. हैदराबाद के पुराने शहर में एक जालिम बाप ने 18 दिन की लड़की को फरोख्त कर दिया। ताहम पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर फ़रोख्तशुदा लड़की को बरामद कर लिया और इस सिलसिले में 3 अफराद बशमूल एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के बल्लागुड़े से वाबस्ता आसिफ नामी शख्स ने अपनी 18 दिन की लड़की को 1 लाख रुपये में फ़रोख्त कर दिया। नौमौलूद को फ़रोख्त करने की इत्तला के बाद इसकी मां ने पुलिस स्टेशन से रुजू होकर शोहर के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए नौमौलूद का पता चलाने खुसूसी टीमें तश्कील दी और 24 घंटे के अंदर नौमौलूद लड़की को बरामद कर लिया और इसे फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में लड़की के बाप आसिफ और फ़रोख्त करने वाली दरमियानी खातून सुल्ताना के अलावा लड़की को ख़रीदने वाले को गिरफ़्तार कर लिया। నిన్న తేదీ 11/7/2024 మాకు వచ్చిన కంప్లైంట్ మేరకి ఆస్మా బేగం అని చెప్పేసి తన పాపని, తన భర్త తనని భయభ్రాంతకు గురి చేసి భయంలో పెట్టి పాపని తీసుకుని పోయి ₹1,00,000 కమ్మినట్టుగా మాకు వచ్చిన కంప్లైంట్ మేరకు వెంటనే మేము టీం ఏర్పాటు చేసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసి వితిన్ 24 hours లోపలనే పాపని రెస్క్యూ చేసి మదర్కి అప్పగించడం జరిగింది. దీంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. ప్రస్తుతానికి కొన్న మినల్ సాబ్, మధ్యవర్తి కొన్న సుల్తానా, అమ్మిన తండ్రి ఆసిఫ్ కస్టడీకి తీసుకొని విచారిస్తున్నాం. మిగతాది కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मसीहुल्लाह के बयान को झूठ करार दिया। बता दें कि कल साबिक़ा रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह खान ने मौजूदा वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैन से मुलाकात की थी
और मुख्तलिफ मसाइल पर इन दोनों के दरमियान बातचीत हुई थी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मसीहुल्लाह ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया था, जिसे अज़मतुल्लाह हुसैनी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए झूठ करार दिया। उन्होंने अनीसुल गुरबा और कब्रिस्तान की ज़मीन के अलावा दीगर मसाइल पर बात करते हुए मसीहुल्लाह को झूठा करार दिया और तमाम तफसीलात बताई। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है, कल मोअज़्ज़िज़ वक्फ बोर्ड के साबिक़ा चेयरमैन जनाब मसीहुल्लाह साहब की क़यादत में BRS माइनॉरिटी का एक डेलीगेशन वक्फ बोर्ड ऑफिस पे आके कुछ नुमाइंदगी औक़ाफ़ के इशूज़ को लेके कुछ नुमाइंदगी करके यहाँ पर गया। हम क्योंकि कांग्रेस पार्टी, हुकूमत तेलंगाना और ख़ास तौर पर मैं जमहूरियत में और जमहूरी हुकूमत में हम यकीन रखने वाले लोग हैं। हम यकीनन हमारी हुकूमत में अपोजिशन पार्टीज़ का हम रेस्पेक्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि एक ज़िम्मेदार अपोजिशन पार्टीज़ एक ज़िम्मेदार अपोजिशन का रोल अदा करें और वक्तन फ़क्तन गवर्नमेंट को अवामी मसाइल के ऊपर नुमाइंदगी करे, तनक़ीद जहाँ पर ज़रूरत है तनक़ीद करे, लेकिन तनक़ीद बराए तामीर होना चाहिए, तनक़ीद ना कि पब्लिसिटी के लिए हो। कल उनका वफ़द आया था यहाँ पर, मेरे से मिला, तफसील से मेरी बातचीत हुई। वो लोग जो इश्यूज़ के ऊपर बात किए, हम उनको उस चीज़ से जो चीज़ वो बात किए हम उसको उनको मुतमईन किए और वो खुद भी यहाँ से मुतमईन होके गए, कन्विंस होके यहाँ से गए कि ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद नीचे सहाफ़ी हजरात से वो गुफ्तगू करते हुए जो हक़ाइक़ है उसको छुपाकर एक पब्लिसिटी के लिए या फिर हमारे पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, हमारे पॉलिटिकल वजूद को बताने के लिए बोले हैं या फिर तनक़ीद करने के लिए बोले हैं या किस लिए बोले, मुझे तो पता नहीं है। जो बात मीडिया में बोले हैं वो बात मुझे भी यहाँ पर भी बोल सकते थे और वो बात यहाँ पर हमारी बातचीत हुई और मैं उनके साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं कोई अलग से उनके वफद के साथ अलग से मुलाकात नहीं किया। तकरीबन 50 लोग मेरे चैम्बर में बैठे हुए थे, उसमें मीडिया के हजरात भी थे और वो लोग लाइव ले रहे थे। मेरी जो बात थी आपस में जो हमारी गुफ्तगू हुई उसमें सब चीज़ खुल के था, मैंने उनका खुल के जवाब दिया और वो लोग भी जो मेंबरान आए थे BRS के अखिलती शोबे के लोग थे, वो लोग सब कन्वेंस होके, उसमें खवातीन भी थे, कन्वेंस होके गए वो लोग। लेकिन नीचे जाने के बाद पता नहीं क्यों कि एक 10 साल के बाद कि हमारा वजूद खतरे में है या फिर क्या सोचे पता नहीं, वो एक मीडिया को एक अलग आके स्टेटमेंट दिए जिसमें वो 3 चीज़ों के ऊपर कल हमसे नुमाइंदगी की है। वो खास तौर पर जिसमें पहला मुद्दा था अनीसुल गुरबा का। अनीसुल गुरबा पे वो अपनी बात ये रखे कि अनीसुल गुरबा को बिल्डिंग को टेमरीज को किराए पे दिया गया है और ये जो किराए पे दिए वो हुकूमत का तरीक़ा गलत है, ये कानूनी तौर पर कलेक्टर के थ्रू होना चाहिए। इस तरीके से वो कुछ बात की है मीडिया में, आप लोग के पास सबके पास रिकॉर्डिंग है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 साल में जितने भी वक्फ बोर्ड के जायदादों को किराए पे दिया गया, किसी जायदाद को कोई कलेक्टर को या किसी MRO के सामने किराए पे रख के नहीं दिया गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है और ऑटोनोमस बॉडी में वक्फ बोर्ड में डिसाइड होता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। जहां तक टेमरीज का सवाल है कि
पिछले एक हफ्ते से ये बात सोशल मीडिया में और कोई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बात आ रही है कि मौजूदा हुकूमत टेम्ब्रिज को अनीसुल गुरबा को खत्म करके पूरी बिल्डिंग टेम्ब्रिज को किराए पे दे दी, और ये बिल्कुल सरासर गलत है। मौजूदा हुकूमत में कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है, ये फैसला पिछले हुकूमत में हुआ है। और जहां तक ये टेम्ब्रिज की बात है, ये टेम्ब्रिज को किराए को देने के लिए वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह साहब की सदारत में 27/9/2023 के दिन बोर्ड के मीटिंग में एजेंडा नंबर 56 में वो बोर्ड के मीटिंग में फैसला लिया गया कि ये टेम्ब्रिज को 5 रुपए में पर स्क्वायर फीट में 1,45,000 स्क्वायर फीट पूरी बिल्डिंग, क्योंकि टेम्ब्रिज की जो बिल्डिंग है वो अनीसुल गुरबा 400 चिल्लर मुरब्बा गज के ऊपर थी। उसके बाद गवर्नमेंट से 4,000 गज लिया गया, गवर्नमेंट दी है, तो उसके बाद वो अभी जो है टोटली वो 4,800 चिल्लर गज पे वो बिल्डिंग है, जिसमें जो अभी बिल्डिंग्स के जितने फ्लोर्स है अगर उसको स्क्वायर फीट में लेंगे तो जो बिल्डअप एरिया है 1,45,000 स्क्वायर फीट जमीन 5 रुपए के हिसाब से 27/9/2023 को आइटम नंबर 56 बोर्ड में ये रेजोल्यूशन पास करके मसीउल्लाह साहब चेयरमैन की मौजूदगी में ये भेजा गया। तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ मसीउल्लाह साहब के और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें मौजूदा वक्फ बोर्ड और मौजूदा हुकूमत में इसका क्या रोल है, आप बता सकते हैं इसमें? क्योंकि हमारी हुकूमत और हमारा बोर्ड आवाम को जवाबदेह है, किसी शख्सियत को जवाबदेह नहीं है। इसलिए मैं आपके मीडिया के जरिए मैं ये बात आवाम तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। जयपुर एयरपोर्ट पर पुलिस ओहदेदार को थप्पड़ मारने के इल्ज़ाम में स्पाइसजेट एयरलाइन की खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। एयरलाइन ने इस वाक़े को जिनसी हरासानी का संगीन केस करार देते हुए फौरी कानूनी कार्रवाई करने का भी ऐलान किया। स्पाइसजेट एयरलाइन की खातून मुलाजिमा को जयपुर एयरपोर्ट पर CISF के एक ओहदेदार के साथ झगड़े के बाद गिरफ्तार किया गया। स्पाइसजेट के तर्जुमान ने एक सरकारी बयान में कहा कि खातून मुलाजिमा के पास दुरुस्त एयरपोर्ट एंट्री पास था। कंपनी ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि खातून मुलाजिमा को CISF के हुक्काम की जानिब से नामुनासिब और नाकाबिल कबूल अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि स्पाइसजेट अपनी खातून मुलाजिमा के ख़िलाफ़ जिनसी हरासानी के संगीन मामले में फ़ौरी कानूनी कार्रवाई कर रहा है। स्पाइसजेट ने कहा, हम मुलाजिमा के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और उसे मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। TNGO सेंट्रल यूनियन के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने तेलंगाना के नए DGP से मुलाकात की। रियासत तेलंगाना के नए DGP मुकर्रर करने पर TNGO सेंट्रल यूनियन के सदर M जगदीश्वर, जनरल सेक्रेटरी SM हुसैनी मुजीब ने DGP के दफ्तर वाक़ लकड़ी का पुल पहुंचकर नए DGP डॉक्टर जितेंद्र को मुबारकबाद पेश की और मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत की। इस मौके पर TNGO सेंट्रल यूनियन के एसोसिएट सदर, TNGO यूनियन रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के सदर K लक्ष्मण और TNGO हैदराबाद सिटी के सदर श्रीकांत के अलावा दीगर भी मौजूद थे। भैंसा RDO कोमल रेड्डी ने भैंसा डबल बेडरूम मकानात पर एक नोटिस चस्पा किए, जिसके ज़रिए अहकामात जारी करते हुए कहा गया है कि जो भी अफराद डबल बेडरूम मकानात में गैर क़ानूनी तौर पर काबिज़ हैं, ऐसे काबिज़ीन 24 घंटों के अंदर गैर क़ानूनी कब्ज़े को डबल बेडरूम मकानात से खाली कर लें। इस नोटिस में बताया गया कि बसूरत दीगर काबिज़ीन के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शहर हैदराबाद में पुलिस की फायरिंग से एक बार फिर हलचल पैदा हो गई। जुमेरात की आधी रात के बाद पुलिस ने नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब 4 लोगों को मुश्तबा तौर पर घूमते हुए देखा। इन्हें रोककर पूछताछ की गई, लेकिन जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने इसे पकड़ने की कोशिश की। एक शख्स ने कुल्हाड़ी से पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, एक और शख्स ने पत्थरों से हमला किया। इस दौरान पुलिस ने फायरिंग की और हमला आवरों को पकड़ लिया। फायरिंग से राजू नामी शख्स और दूसरा ज़ख्मी हो गया। 2 दीगर हमला आवर फ़रार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। वाज़ेह है कि हाल ही में हैदराबाद के मज़ाफ़ात में अब्दुल्लापुर मेट में पारदी गैंग के चोरों को गिरफ़्तार करने के दौरान पुलिस ने फायरिंग की थी, और जब गुज़िश्ता माह सिकंदराबाद के सिटी लाइट होटल में पुलिस की एंटी स्नैचिंग टीम ने फ़रार होने वाले चोरों की बाइक के टायर को गोली मारने की कोशिश की तो बाइक के पीछे बैठे शख्स के पैर पर गोली लगी,
बादशाह इन दोनों को पकड़ लिया गया। एक और वाक़े में सईदाबाद पुलिस ने चेन छीनने वाले पर फायरिंग कर दी, जो गुज़िश्ता चंद दिनों से चोरी के सिलसिले की वारदातें कर रहे थे। इसकी शनाख्त अमीर गैंग से वाबस्ता चोरों के तौर पर हुई थी। इसी तरह चंद दिनों से हैदराबाद में चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस फायरिंग कर रही है। ये जो घरी मारे सो ये लगी और वो जो बात करे सो। आखिर में सुर्खियां और एक बार। असम्बली के बजट इजलास का 24 जुलाई से आगाज़। बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान गर्मा गर्म बहस का इम्कान। बीआरएस के एक और एमएलए कांग्रेस में हुए शामिल। अब तक 8 एमएलएस ने कांग्रेस किया ज्वाइन। दिल्ली लिकर पॉलिसी केस, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी जमानत। फ्लाईओवर का काम मुकम्मिल और इसका इफ्तिताह ना करने पर केटीआर ने हुकूमत पर की तनकीद। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मसीउल्लाह खान के बयान को करार दिया बेबुनियाद। हैदराबाद के पुराने शहर में 18 दिन की लड़की को फरोख्त करने वाला बाप और दीगर 2 अफराद गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।